नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हम कोरोना बीमारी से जुड़ी नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और देश और विदेश से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो बिल्कुल सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएं। आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अदिति राजपूत। सबसे पहले हम रुक कर रहे हैं हमारी टॉप स्टोरी का। अगर आपके सूंघने या स्वाद की क्षमता कम हो गई है या जा चुकी है तो हो सकता है कि आप कोरोना के शिकार हो चुके हो, क्योंकि ये कोरोना के बड़े लक्षणों में से एक है। अमूमन देखा गया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों की सूंघने की क्षमता और स्वाद पहले की तरह लौट आते हैं, लेकिन बेंगलुरु में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां मरीज के ठीक होने के 2-2 महीने बाद तक भी गंध और स्वाद की ताकत नहीं लौटी है। बेंगलुरु से निहाल किदवई की ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर सत्यनारायण मैसूर करीब 3000 कोविड पीड़ितों का इलाज कर चुके हैं, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि उनके पास कई मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनकी ठीक होने के 2-2.5 महीने बाद भी सूंघने या स्वाद लेने की ताकत नहीं लौटी है। हमने तकरीबन 3000 मरीजों का इलाज किया, जिनमें से 4% ऐसे थे जो ठीक होने के काफी दिनों बाद तक सूंघ या जायके का एहसास नहीं कर पा रहे थे। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको ठीक हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त निकल चुका है, लेकिन अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए हैं। कोरोना संक्रमण होने पर सबसे पहले नाक में मौजूद IgA एंटीबॉडी कोरोना वायरस का सामना करते हैं और इस वजह से नाक में मौजूद ओल्फैक्टरी नर्व पर असर पड़ता है। इसी वजह से सूंघने की शक्ति घटती या खत्म हो जाती है। हाल में हमारे पास कुछ ऐसे मरीज भी आए हैं कोविड-19 के जो 3-4 महीने पहले ठीक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके सूंघने और जायके की शक्ति वापस नहीं लौटी है। यह हमारे लिए बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ है। एनोसीमिया यानी सूंघने की शक्ति की कमी या इसका खत्म होना कोविड-19 के शुरुआती लक्षण के तौर पर सामने आया, लेकिन अमूमन कोविड ठीक होने के साथ ये बीमारी भी ठीक हो जाती है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है। उन मरीजों को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता है जो कोविड-19 के संक्रमण से पहले से ही एनोसीमिया या फिर फेफड़े और सांस की बीमारी से पीड़ित थे। बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर सत्यनारायण मैसूर जुड़ रहे हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं मणिपाल हॉस्पिटल बेंगलुरु से, और डॉक्टर मनीष मुंजाल हैं, सीनियर ENT सर्जन हैं सर गंगाराम अस्पताल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले डॉक्टर सत्यनारायण मैसूर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि किस तरह की दिक्कतें वहां पर सामने आ रही है लोगों को, जो उनको गंध नहीं आ रही है। क्या पहले से भी उन्हें कोई अलग तरह की बीमारी है, चाहे वो फेफड़ों से संबंधित हो या कोई दूसरी तरह की, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है ठीक होने के बावजूद इन लोगों को गंध और स्वाद की तकलीफ जो है वो इतने लंबे वक्त तक झेलनी पड़ रही है? हाँ जी, बट जब हम ये परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स देखते हैं, बहुत कम पेशेंट्स होता है। कुछ पेशेंट्स होम आइसोलेशन प्रोग्राम पर रह चुके हैं और वो रिकवरी का बाद या 7th डे 8th डे सेंस ऑफ स्मेल चला जाता है। और कुछ मरीजें ये हैं जिनको सैनिटाइजर का स्मेल नहीं आया या जो खाना पकाने का टाइम स्मेल नहीं आया, इसीलिए मैं कोविड का टेस्ट किया, ये भी आता है। बट इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, जब सिर्फ हमारी सेंटर का डाटा हम देखते हैं, 3000 में 3% 4% से ज़्यादा नहीं है, और उसमें भी सारे पेशेंट्स को रीएश्योर करना पड़ता है, क्योंकि जब सेंस ऑफ स्मेल चला जाता है, ये होने का संभव है कि जो वायरस का विरुलेंस फैक्टर कम होने का चांसेस ज़्यादा है, माइल्डर डिसीज होने का चांसेस है। बट हम रेफर कर रहे हैं, ये फिनोमेना क्यों होता है? नाक के अंदर, फेफड़े के अंदर IgA एंटीबॉडीज, नेचुरल एंटीबॉडीज होता है। ये एंटीबॉडी नॉट प्राइम टू कोविड, किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के साथ लड़ाई करने का क्षमता रखते हैं। इस क्षमता का कारण पहले हमला तो नाक में होता है। जब होता है जी, थोड़ा बहुत ऑल्फैक्टरी नर्व, जो सेंसरी नर्व होता है, सेंसेशन, स्मेल का सेंसेशन लेने वाला, उसको इफेक्ट होता है।
व्हेन द सेंस ऑफ स्मेल इज लॉस्ट, थोड़ा बहुत टेस्ट का भी इफेक्ट हो जाता है जी। सो मोस्ट पेशेंट्स विद इन 2 to 3 weeks उनको वो सेंस ऑफ स्मेल का वापस आ जाता है। बट ऐसा कुछ पेशेंट्स हैं जिसको बहुत आफ्टर इवन 4 weeks, 5 weeks, 2 months दे हैव नॉट मैनेज टू गेट द सेंस ऑफ स्मेल। जी। सो उस समय हम ईएनटी का साथ वर्क करते हैं, उन लोगों का ओपिनियन मांगते लेते हैं जी। क्या इनको पहले से एलर्जिक राइनाइटिस था, एट्रोफिक राइनाइटिस था, या कोई ब्रोंकाइटिस लंग का बीमारी था। समथिंग हैज टू बी देयर एंड ये प्रोसेस होता है रूल आउट करने का। बिल्कुल। डॉक्टर मुंजाल, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इसका संबंध ब्रेन से भी जुड़ता है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल लॉजिक से इसको समझने की कोशिश करें तो ब्रेन ही इन चीजों को कंट्रोल करता है, हमें गंध आती है या हमें स्वाद आता है, क्या कोई इसका संबंध उससे भी होता है? जी, ऐसा है कि ये जो डॉक्टर साहब ने भी बताया, जो सेंस ऑफ स्मेल है, ये एक नाक आपने देखा ही है बॉडी के छोटे ऑर्गन्स में आती है, और इसके अंदर भी जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है, जो विशेष वो मांस का पीस है जो नाक के सारे गंध को समेटता है और हमारे को पता लगता है जैसे कि ये गंध आ रही है। ये महज एक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, यानी इतना सा एरिया है हमारी रूफ ऑफ द नोज पे, जब नाक का बिल्कुल ऊपर का हिस्सा है। सो जो हम जो सांस लेते हैं उसमें गंध भी होती है, वो गंध अंदर नाक में आती है और हमारे नाक के ऊपर एक जो अंदर इस एपिथेलियम के ऊपर एक म्यूकस की लेयर होती है, उसके साथ ये मिल जाती है, उसमें डिसॉल्व हो जाती है, और फिर इसके जो केमिकल जो प्रोटीन बनता है वो वहाँ पे कैच अप होके वो फिर दिमाग में जाती है थ्रू द ऑल्फैक्टरी बल्ब, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप जब सांस लेते हैं तो वो सांस घूम के कुछ हिस्सा उसमें लिखता है, तभी जब आपको किसी चीज की गंध लेनी होती है, आपको थोड़ा सा ज्यादा स्मेल करनी होती है तो आपको ज्यादा अच्छी गंध आती है, क्योंकि वो रूफ में है, उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। लेकिन ये एपिथेलियम बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ये एक तरह से जैसे आंख के पर्दे का रेटिना है, ये सब सेंसरी एपिथेलियम बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे वायरस इन जगहों को अटैक करता है, जैसे कोविड वायरस जिसके बारे में हम जान रहे हैं, तो ये एंटीबॉडीज खुद ही इस एपिथेलियम को थोड़ा डैमेज करते हैं, कुछ हिस्सा परमानेंटली भी हो सकता है अनफॉर्चुनेटली, और दिमाग तक की नस फिर सिकुड़ती जाती है। डिपेंड करता है कितने समय तक ये प्रॉब्लम रह रही है। अगर थोड़ी देर ज्यादा चल जाए, जैसे कि 2-3 हफ्ते से ज्यादा, तो फिर ये डैमेज परमानेंट हो जाता है, क्योंकि पूरी ब्रेन के जो ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स है वहां तक ये डैमेज लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर डॉक्टर मुंजाल, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि दर्शक ये समस्या तो समझ रहे हैं कि ये इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी वो जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे थोड़ी राहत मिल जाए, कुछ हद तक समस्या जो है वो कंट्रोल में आ जाए, ऐसे कोई उपाय आप बता सकते हैं? ऑफ कोर्स, नाक में जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, या डॉक्टर साहब ने जैसे बोला कि एलर्जिक प्रॉब्लम होना जिसमें सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन जो नाक में होती है, या आपको अगर क्या नाम है कोई नाक के अंदर कोई और विशेष मांस वगैरह है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स इस प्रॉब्लम को जो गंधहीनता है इसको और प्रोलॉन्ग करेंगी। तो इनसे बचने के लिए पहली बात तो हम लोगों को, जब भी आपको कोई स्मेल डिसऑर्डर हो रहा हो तो आपकी नाक की विशेषता एक जांच जरूर कराएं, ताकि ये पता लगे कि कोई और साथ में नाक के अंदर कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस तो नहीं है। ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर ऐसा नहीं होगा, अगर नहीं है तो फिर हमें थोड़ा पेशेंस दिखाना है, और इसके दौरान में हम नाक के लिए क्या अच्छी चीजें उपाय कर सकते हैं, ये बहुत फायदेमंद चीजें मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिसमें कोई ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती। जो सबसे अच्छी चीज है वो है माइल्ड स्टीम इनहेलेशन, मतलब बहुत ज्यादा जोर लगा के नहीं, लेकिन 3 से 4 मिनट बिना किसी केमिकल डाले, बिना कोई कैप्सूल डाले आप स्टीम का प्रयोग करें, जिससे आपकी नाक में इन एरियाज को हल्का मॉइस्चर मिले। ये एक बहुत फायदेमंद चीज है, रूल नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी नाक में थोड़ा म्यूकस भी ज्यादा बन रहा है तो उस जगह का वॉश करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आप होममेड सलाइन सोल्यूशन यानी नमक का
आयोडीन रहित नमक जो होता है, सेंधा नमक, उसका सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। 3 एक चुटकी नमक आप अगर थोड़े से वार्म वाटर में डाल के, गुनगुने पानी में डाल के, लगभग जितने आंसू हमारे नमकीन होते हैं इतना अगर आप नमक का पानी लें और उसको आप नेती के टेक्निक से या एक सिरिंज में भर के थोड़ी नाक की धुलाई करें 2-3 बार दिन में, बहुत फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। तीसरी चीज, इस दौरान में सैनिटाइजर्स का बहुत प्रयोग हो रहा है। सैनिटाइजर अल्कोहल है, अल्कोहल वेपराइज होता है, जब भी आप अपने हाथ में लगाते हैं आप उसको सूंघते हैं, ये ओल्फैक्टरी एपिथेलियम के लिए डैमेजिंग है। तो जितना हो सके आप सैनिटाइजर का प्रयोग घर के अंदर ना करें, ना ही उसको ओपन पोजीशन में रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा अल्कोहलिक सैनिटाइजर इन प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जी। कई लोगों को इसलिए शायद सैनिटाइजर लगाने के बाद अचानक से सर में दर्द भी होता है, कई बार उन्हें लगता है कुछ वक्त के लिए कि वो बहुत इट्स स्पिरिट ऑफ द, मतलब कुछ केसेस में एथेनॉल है, कुछ केसेस में मेथनॉल उसमें मिला हुआ है। ये सैनिटाइजर और नाक का जो एपिथेलियम है ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है चीजें। अब आजकल बहुत ड्रग रिसर्च हो रही है जिसमें नाक के जरिए आपको बॉडी में दवाइयां दी जाएंगी, वैक्सीन आने वाले हैं। एक सवाल यहाँ पर डॉक्टर मुंजाल में डॉक्टर मैसूर से भी लेना चाह रही हूँ। डॉक्टर मैसूर, आप इसमें अगर कोई एड ऑन करना चाहते हो, क्योंकि आपके सामने इस तरह के कई पेशेंट्स आए थे, किस तरह से वो बाद में ठीक हुए, किस तरह का उनका फॉलोअप रहा, अगर आप बता सकें। हाँ, हमें खुश है कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स रिकवरी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है। बट इसमें जैसे हमारा ENT डॉक्टर साहब ने बताया, स्टीम इनहेलेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज डॉक्टर साहब ने बताया, वो है यू हैव टू मेंटेन 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टू द स्टीमर। थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए और नॉट मोर देन 3 मिनट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब लोग सोशल मीडिया देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, दिन भर 8 बार 10 बार एवरी आवर स्टीम इनहेलेशन, दैट इटसेल्फ कैन हार्म द नेसल एपिथेलियम एंड ऑल्फैक्शन टू सम एक्सटेंट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आपको पहले से एलर्जिक राइनाइटिस है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सलाइन इस्तेमाल करके जलनेती जो बोलते हैं लोग, जलनेती करने का, या ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द नोज, इवन सलाइन नेसल ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जमाने में जब टेलीमेडिसिन है, एक ENT डॉक्टर या पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेना इतना आसान है। अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, पहले से ही उसका सोल्यूशन ढूंढे, नेग्लेक्ट ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने कही कि अगर पहले से कोई दिक्कत है तो उसको जरूर अपने डॉक्टर के सामने जाकर मेंशन कर देना चाहिए, ताकि अगर आगे कोई दिक्कत आपको आ रही है तो उससे जोड़कर देखा जा सके या समझा जा सके कि ये समस्या आखिर क्यों पेश आ रही है। डॉक्टर सत्यनारायण मैसूर, डॉक्टर मनीष मुंजाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने आज साझा की हैं और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के ये काम आएंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जानेंगे आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़े रहेंगे। अगर आप कोरोना बीमारी से जुड़ा या वैक्सीन से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना वीडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर हम आपको नंबर बता रहे हैं 9560931110। ये वो नंबर है जिस पर आप अपने सवाल वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपके सवाल को चलाकर हम अपने एक्सपर्ट से उसके जवाब लें। तो इस हिस्से में हम आपके सवाल लेते हैं दर्शकों के, और हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट होते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनीष मुंजाल, सीनियर ENT सर्जन, सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल रूपाली पूछेंगी बड़ौदा से। नमस्ते, दिस इज रूपाली फ्रॉम बड़ौदा। मेरा सवाल है कि कोविड से ठीक होने के बाद भी कई लोगों में प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, जैसे स्मेल नहीं आना, वीकनेस, तो क्या ये एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट है? थैंक यू। थैंक यू रूपाली जी। बिल्कुल, आपने एक सवाल में 2 सवाल पूछे हैं। पहली बात तो जो कोविड इटसेल्फ है, हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे हैं, एक वायरस है, और ये वायरस जब शरीर में आता है तो वायरस तो कुछ दिनों में निकल जाता है, लेकिन जो हम इसके लड़ने के लिए एंटीबॉडीज शरीर में पैदा करते हैं, ये हमारे पूरे शरीर में
जहां जहां उनको लगता है कि वायरस के कुछ छाप हैं उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स से जो ज्यादातर लक्षण बनते हैं उनकी वजह से हमारे अधिकांश ये लक्षण आते हैं, जैसे कि कमजोरी आना, जोड़ों में दर्द होना, अनमनापन रहना और स्पेशलाइज्ड इफेक्ट्स जो हैं जैसे गंध का, स्वाद का कमी रहना। और जो सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं वो तो हम सब लोग अब बात कर ही चुके हैं, जैसे पल्मोनोलॉजी सिम्टम्स, जैसे फेफड़ों का सिकुड़ना, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में ब्रेन का सिकुड़ना, ये सब चीजें कोविड के डायरेक्ट वायरस के रिस्पॉन्स के कारण हो सकते हैं। दूसरा जो आपने मुझसे सवाल पूछा वो था एंटीबायोटिक्स। ऑफ कोर्स, वैसे कोविड में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना ही गलत है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है और एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिए जाते हैं। बट कुछ लोगों में क्योंकि निमोनिया या साइनस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ज्यादा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स काफी हैं। और जो भी डायरिया से लेकर आपके इम्यून सिस्टम को डाउन करना, डेंजरस फंगल इन्फेक्शंस इनवाइट करना, ये सब साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं अगर हम एंटीबायोटिक्स में सावधानी ना बरतें। जी, अगला सवाल भोपाल से पूछेंगी अदिति। नमस्कार, मैं अदिति भोपाल से। मेरा सवाल यह है कि भारत में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं, कहीं जगह पर मास्क भी अनिवार्य नहीं रह गए हैं। आप क्या वजह देखते हैं कि भारत में कम केसेस क्यों हो रहे हैं? शुक्रिया। अदिति जी धन्यवाद, बट कृपया करके मास्क ना छोड़ें। अगर मैं समझता हूं हमारे देश में, और ये हम सारे डॉक्टर ही नहीं, हमारे बड़े बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट, हमारे बड़े बड़े संरक्षक सब ये मानते हैं कि अगर हमारे हिंदुस्तानियों को कोई चीज ने कोरोना में बेहतरी की है यूरोपियन समुदाय के मुकाबले, जो हम कुछ कर सके हैं वो है हमारा प्रयोग मास्क के साथ। मास्क एक ऐसी चीज है जो वैक्सीनेशन के बाद भी लगाना होगा, क्योंकि हमारी एक जो समुदाय है उसमें ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम लोग छूट सकते हैं और हम नहीं छूट सकते। मास्क का अनिवार्य होना लगभग अगले 3-4 महीने तक तय है। इसके बगैर हम लोगों का वही हाल होगा जो यूरोपियन देशों का हो रहा है और अमेरिका का हो रहा है, जहां मास्क नहीं लगाया गया और लाखों की तादाद में जर्मनी जैसा मुल्क जिसकी हम इतनी तारीफ कर रहे थे, उन्होंने कैफेज वगैरह में बैठना शुरू कर दिया। इट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। मास्क का तो प्रयोग सोचा ही नहीं जा सकता छोड़ने का। और हाँ, कुछ हद तक हम लोग ये मानते हैं, क्योंकि हम लोगों में हर्ड इम्यूनिटी, बहुत भीड़ भड़ा, जिन शहरों में भी बहुत ज्यादा कोरोना इनिशियली आया उनमें एक एंटीबॉडी लेवल डिटेक्ट हो रहे हैं, तो एक हर्ड इम्यूनिटी थोड़ी बहुत लोकलाइज आ रही है। बट इसके बेसिस पे हम सिक्योर नहीं हो सकते और ये दोबारा से म्यूटेट होके बहुत बुरी तरह हमारे को अटैक कर सकता है। तो मास्क ही एक मात्र तरीका है इस चीज को अभी भी पीछे धकेलने का। मंत्र यहाँ पर डॉक्टर साहब आप यही दे रहे हैं, डॉक्टर मनीष मुंजाल, की चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वैक्सीन भी लग जाए, तब भी मास्क पहनना नहीं छोड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष मुंजाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप लगातार जो सावधानियां हैं वो बरतते रहें, सब कुछ ठीक रहेगा। थोड़ा और इंतजार करना है, उसके बाद स्थितियां जो है बहुत हद तक काबू में आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।